बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस पे हम लोग बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहे हैं, लेकिन 5 सिलसिलेवार तरीके से चीजों को जब मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग में छपने जा रहा है। बिहार में 5 साल बाद फिर से नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इतने बार तो चुनाव भी नहीं हुए, लेकिन ये अपने आप में रिकॉर्ड बनता है। जोड़ तोड़ की राजनीति अच्छे से जानते हैं नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार ने साफ तौर पे बता दिया है कि बिना रिसोर्ट की पॉलिटिक्स किए भी झटका दिया जा सकता है और बर्नौल को आउट ऑफ स्टॉक भी कराया जा सकता है। लेकिन यहां पर बात तो दो समझने वाली है और बहुत ही विरोधाभास वाली बातें हो जाती हैं। बात क्या समझने वाली है कि नीतीश कुमार जिस महागठबंधन में सरकार चलाने में बहुत ज्यादा इफ एंड बट असहज हो रहे थे, आज उसी गठबंधन में वो कैसे सहज रह पाएंगे, सवाल पूछा जाएगा। आरजेडी वही है, आरजेडी के नेता भी वही है, ना आरजेडी का विधायक दल का नेता बदला है और ना आरजेडी में कुछ बदला है। आज उसी तेजस्वी का साथ नीतीश कुमार को क्यों अच्छा लगने लगा, सवाल तो पूछा जाएगा। जाहिर है उद्देश्य बिल्कुल साफ है, प्राथमिकता ना बिहार है ना बिहार की जनता है, बस कुर्सी और सत्ता है। सिर्फ नीतीश की बात नहीं है, सबकी बात होती है। एक और बात मैं आपको आरजेडी की बात में बता देता हूं कि आरजेडी वालों, एक बात मुझे आप बताइए कि जिस इंसान ने आरजेडी को इतना बड़ा धोखा दिया था, फिर से उसी चीज में आ गए। आपसे ये व्यक्ति गठबंधन करते हैं, गठबंधन के नाम पर आए, फिर गठबंधन में चुनाव लड़ करके बंपर जीत को हासिल कर लिया, फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर आरजेडी से गठबंधन तोड़ करके भाजपा के साथ गठबंधन करके फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 4 साल सरकार चलाते हैं, फिर भाजपा के गठबंधन में चुनाव लड़ करके जीत कर फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर अब आपके साथ है। क्या इसमें यह पॉलिटिक्स भी हो सकती है, ये भाजपा का ही प्लान हो कि भाजपा जेडीयू गठबंधन, पता है यार बिना हैकिंग के नहीं जीत पाएंगे, ऐसा करते जो पहले किया था दोबारा कर लेते हैं, इसीलिए वो पहले की तरह जेडीयू को आरजेडी के साथ मिल करके चुनाव लड़वाएंगे, माहौल बनवाएंगे, इफ एंड बट करवा देंगे और बोलेंगे ठीक है सत्ता में आएंगे तो आपको करवा देंगे। सत्ता में आने के बाद भाजपा बोलेगी चलिए स्टेज और मैं और आप मिलकर सजाएंगे, यानी कि जेडीयू और बीजेपी सजाएगी। क्या बात हो सकती है? हो सकती है, तो बहुत आगे की बात है। अब फैक्चुअल बात कर लेते हैं दोस्त, फैक्चुअल वाली बात। कुछ एनालिस्ट भी फेसबुक पे पढ़ रहा था और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए जो नीतीश कुमार है ना, वो बीजेपी के बीपी सिंह बनने वाले हैं। अब ये क्या मामला है भैया? देखो 1989 के चुनाव से ठीक 2 साल पहले बीपी सिंह करते क्या है कि वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं, फिर वो जनता दल बना करके भारी बहुमत वाली कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अपनी बगावत के बिगुल को फूंक देते हैं। अब देखिए, वीपी सिंह ने यूपी और बिहार में पिछड़ों और दलितों की जोरदार जातीय गोलबंदी की थी, अच्छा समीकरण बनाया था। लेकिन वीपी सिंह स्वयं अगड़े होने के बाद भी सारे पिछड़े नेता उनके नेतृत्व में बिल्कुल बंध जाते हैं, लामबंद हो जाते हैं और वो मंडल की राजनीति के पुरोधा बनकर के सामने आते हैं और अच्छे खासे फेमस हो जाते हैं। आज नीतीश कुमार जातीय जनगणना और पिछड़ों की राजनीति की एक ऐसी ही एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार बैठे, जिसमें वो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन तक सारे बड़े पिछड़े नेता उनके नेतृत्व में लामबंद हो सकते हैं। अगर मैं साउथ में जाऊं तो वाईएसआर, केसीआर, पूर्व में ममता बनर्जी और पटनायक, पश्चिम में पवार और उत्तर में केजरीवाल उनके लिए सहमत हो सकते हैं। ये ठीक 1989 के चुनाव की तर्ज पर एक पट कथा लिखती दिखाई दे रही है। देखो, हिस्ट्री को हिस्ट्री से जोड़ करके देखेंगे तो आपको याद रहेगा, आज की परिप्रेक्ष्य में अगर जोड़ देंगे समझ आपको याद हो जाएगा। जब एक बागी नेता के तले सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता था, एक वीपी सिंह और नीतीश कुमार की तुलना, दो बात बिल्कुल सही बैठती है। दोनों बहुत अवसरवादी नेता हैं और दिखने बहुत सहज, सीधे साधे, सरल, सौम्य टाइप लगते हैं, लेकिन जब बात चुनाव की आती तो खूंखार भी बन जाते हैं। अपने विरोधियों को अपना बना करके चलते हैं, सिंपल सी बात है, कला दोनों में है। लेकिन 1989 में वीपी सिंह का मुकाबला उतने ही सरल, सहज, सौम्य और राजनीति के एक नए खिलाड़ी राजीव गांधी से था। लेकिन यहां पर खिलाड़ी इन सब का यूं कहूं तो राजनीति में मजा हुआ खिलाड़ी है। नीतीश कुमार का मुकाबला राजीव गांधी जैसे नेता से नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी से है, जो व्यक्ति अपने आप में आज तक चुनाव नहीं हारा है और उनके नेतृत्व की खूबी को नीतीश कुमार ने खुद स्वीकारा है। नीतीश कुमार बीजेपी के वीपी सिंह बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, 2024 का चुनाव बताएगा। 2024 में बीजेपी की जीत तय मान करके बैठ गई थी, लेकिन 2024 में दो पिछड़े नेताओं में अगड़े बनने का जो खेल है वो साबित होगा। इसमें जीतेगा वही जिसके पास शक्ति और संयम रहेगा। संयम तो नीतीश को रखना पड़ेगा, शक्ति ईडी, सीबीआई, ये सब तो इनके पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास। हो सकता है कि अगला इनका वेकेशन यहीं पर बने, बिहार के अंदर, देख सकते हैं। बीजेपी के लिए नीतीश का जाना अच्छा है। देखो मैं समझता हूं क्या, बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, उसे 74 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जेडीयू को महज 43 सीटें मिली थी। लेकिन बीजेपी ने चुनाव
पूर्व के जो वादे किए थे ना कि देखिए अगर हमारी सत्ता बनती है तो भैया हम नीतीश को ही राज्य का सीएम बनाएंगे। हालांकि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर एक मत नहीं थे, लेकिन क्या करें, लेकिन उतनी पुख्ता जमीन उनकी थी भी नहीं, है ना। बीजेपी के कई नेता दबी जुबान में ये भी स्वीकार करते थे कि पार्टी को नीतीश की जगह बीजेपी से ही किसी एक व्यक्ति को सीएम बनाना चाहिए था। यही नहीं, बीजेपी में इसको लेकर के नाराजगी थी और कई अहम मंत्रालय भी जेडीयू के पास चले जाते, बोले कि यार हमें मिला क्या, सीट भी ज्यादा और मंत्रालय भी नहीं के पास, ऐसा तो चलेगा नहीं। पार्टी के राज्य इकाई के कई नेता दबी जुबान में ये भी कहते दिखाई दिए थे, इससे अच्छा तो ये होता कि विपक्ष में रहकर के अकेले दम पर चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे होते, हम तो आके बिल्कुल फंस गए। तो ये तो होता आ रहा था, ये स्थिति बिगड़ी तभी ये सब कुछ हुआ। अब मैं यहाँ पर 2024 की बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक वॉक ओवर देने वाली स्थिति जो बन रही थी वो नहीं बनेगी। कांग्रेस कम बैक करेगी, कैसे करेगी वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, लेकिन अब समीकरण फिर बदल गया। आज के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ क्या बदला। 2024 पर राहुल और नीतीश की नजरें क्यों है ये मैं आपको समझा देता हूं। मौजूदा मोदी सरकार 2024 तक सत्ता में रहेगी। 2 साल बाद उसे चुनाव का सामना करना पड़ेगा। आपको पता है ऑल टाइम हाई आपकी बेरोजगारी है, महंगाई से भाई पसीने निकलते जा रहे हैं। दूसरे मुद्दों को लेकर के एंटी इनकम्बेंसीज तकरीबन देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 10 साल बाद बचना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि मीडिया सर्वे आपको बताता रहेगा कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब स्थिति खराब है थोड़ी, हम भी समझ पा रहे हैं इस चीज को। मगर 2 साल तक का वक्त कम नहीं होता है, अभी 2 साल बचे ना चुनाव होने में। अगर ढंग से तैयारी की जाए तो मोदी शाह की जोड़ी की नींदें उड़ाई जा सकती हैं। नीतीश कुमार जैसे मजे हुए राजनेता हैं, अपने लिए अवसर ढूंढ सकते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की नजर 2024 पर है, जो नीतीश कुमार जो अपने लिए मौका खोज रहे हैं। विपक्ष के पास कोई भी क्रेडिबल चेहरा नहीं है जिसके बदौलत वो अपने मिशन को आगे बढ़ाए। राहुल गांधी की छवि तो खैर मीडिया में खराब कर रखी है, वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते कब तक होगा। इसका फायदा ना बीजेपी को लगातार मिलता रहा, वो सीधे वॉक ओवर उनको दे दिया जाता है। गांधी परिवार अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, या फिर अब कह सकते हैं केंद्र एजेंसियों के द्वारा उनको उलझा दिया गया है। ऐसे में 2024 के लिए नीतीश कुमार एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि साउथ ईस्ट वेस्ट से कैसे गठबंधन करेंगे और कैसा अलायंस बना सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं, मगर सियासी मजबूरी उन्हें बांधे रखती है। अब इन तमाम बंधनों से नीतीश कुमार मुक्त होते दिख रहे हैं। सवाल वही है कि 2024 में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। आपको एक और बात बताता हूं एनडीए और बीजेपी की, क्योंकि सिकुड़ता हुआ एनडीए भाजपा का दामन लगातार छोड़ता जा रहा है। ये बीजेपी की थोड़ी समस्या बन सकती है, ये मैं आपको समझाता हूं कैसे। लोकसभा 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए में तकरीबन छोटी बड़ी सारी पार्टी को मिला दें तकरीबन 24 पार्टियां थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो क्या होता है, नीतीश कुमार कहते हैं टाटा बाय बाय, अपने आप खेलो, ये तो चीटिंग है, वो चले जाते हैं। एनडीए में पहली दरार आ गई थी। सबसे पहले बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जो एनडीए को छोड़ करके जा चुके थे। इसके बाद भाजपा ने गठबंधन के 23 दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड जीत हासिल की। जब नरेंद्र मोदी पीएम बन जाते हैं, बीजेपी का सूर्य अस्त होता है और एनडीए का अस्त होता दिखाई देता है। एनडीए से गठबंधन के दलों को अगर आप देखेंगे जाने का सिलसिला लगातार चालू रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव के जीत के बाद ही ये शुरू हो जाता है। फिर एमडीएमके ने भी एनडीए से नाता तोड़ा। इस पार्टी ने बीजेपी पर तमिल के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। यह सिलसिला चलता रहा। 2016 में भी कंटिन्यू होता रहा। 2019 में शिवसेना भी कहती है कि बाबा टाटा बाय बाय, अब हम भी चलते हैं। एनडीए घटक दलों का जाना लगा रहा। सबसे पहले शिवसेना, फिर शिरोमणि अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। और अब देखा जाए तो एनडीए में सिर्फ गिनी चुनी पार्टियां बची हुई हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जहां भाजपा का कभी जनाधार नहीं होता था, आज वहां पार्टी ने अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया है। इस बात में कोई संशय नहीं है, डाटा इनके फेवर में है। लोकसभा चुनाव में भाजपा मजबूती से जीत हासिल कर रही है, अच्छे खासे डाटा नंबर आ रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा ईगो तो आ ही जाता है। ऐसे में संभव है कि आने वाले दिनों में भाजपा या तो अकेले रह जाएगी या फिर उसके साथ बहुत ही सीमित संख्या में दलों का साथ होगा। तो यहां पर अगर विपक्ष अच्छी तरह से रणनीति बना सकता है तो कड़ी टक्कर दे सकता है और बीजेपी को मजबूर कर सकता है कि थोड़ा सा एनडीए का साथ आपको लेना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाजी बिल्कुल पलट दी जाए। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। फिलहाल मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। और आपको क्या लगता है मुझे आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में।
अगर मैं सम अप कर दूं सब चीजों को तो सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के फेस को क्या वो रिप्लेस करेंगे? क्या रणनीति 2 साल में ऐसी बना पाएंगे? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के सभी जितने भी नेता हैं उनको लामबंद करके अपने साथ चले और वीपी सिंह बन जाए, नरेंद्र मोदी जी को राजीव गांधी साबित कर दे इस राजनीति में। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।